दुनिया में आजकल बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आती जा रही हैं, फिर वो मौसमी हो या सियासी, माहौलियाती आलूदगी हो या खुशहाली। कुछ मुल्कों में जंगी सूरत हाल है तो कई सियासी कशमकश। जंगों में एटमी बम बहुत ही संगीन नौयत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे नस्लों की नस्लें ख़त्म हो सकती हैं। आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी में जंगों के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंतहाई ख़तरनाक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आदमी ऐसा भी था जो इन दोनों बमबारियों में जिंदा बच गया था? तो चले आज जानते हैं इन्हीं के बारे में। मेरे मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटम बम हमलों में तकरीबन 2,60,000 लोग जिंदा बच गए थे। सोटोमो यामागुची इन चंद में से एक था जिन्होंने दोनों बम्बों की हौलनाकियां बर्दाश्त की थी। अगस्त 1945 में जब वर्ल्ड वार II अपने अख्ताम के करीब थी, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर 3 दिन के वक्फे से एटम बम गिराए, जिससे कम से कम 1 लाख अफराद हलाक हुए। सोटोमो यामागुची दोनों धमाकों से जिंदा बच गए। यामागुची हिरोशिमा से निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये 29 साल के नेवल इंजीनियर थे जो कि अपने एम्प्लॉयर मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए 3 माह के तवील कारोबारी दौरे पर थे और 6 अगस्त सन 1945 को शहर में इनका आखिरी दिन होना था। इसने और इसके साथियों ने मौसम गर्मा में एक नए ऑयल टैंकर के डिज़ाइन पर तवील अरसे तक काम किया था। इसकी बीवी हिसाको और इसका नौज़ायदा बेटा कात्सुतोशी इनकी वापसी के मुंतज़िर थे जब 6 अगस्त सन 1945 को पहला एटम बम गिरा। 6 अगस्त सन 1945 की सुबह तकरीबन 8:15 बजे यामागुची मित्सुबिशी की शिप यार्ड की जानिब चल रहे थे जब इसने एक हवाई जहाज़ के ऊपर से ड्रोन की आवाज़ सुनी। आसमान की तरफ देखते हुए इसने एक अमरीकी B-29 बमबार को शहर पर चढ़ते हुए और पैराशूट से जुड़ी एक छोटी चीज़ को गिरते हुए देखा। अचानक आसमान में एक रोशनी भड़क उठी, जिसे बाद में यामागुची ने मैग्नीशियम फ्लेयर की बिजली से मुशाबहत के तौर पर बयान किया। इसके पास खाई में गोता लगाने के लिए काफ़ी वक्त था। इससे पहले कि कान फाड़ने वाली आवाज़ बजती, इसके साथ आने वाले एक शॉक की वेव ने यामागुची को ज़मीन पर पहले पटक दिया, फिर इसे भगोले की तरह हवा में घुमाया और फिर फेंक दिया। वो 2 मील से भी कम फासले पर था। इसने बाद में बरतानी अखबार टाइम्स को बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ अंधेरा था और मैं ज़्यादा देख भी नहीं सकता था। एटमी धमाकों ने इतनी धूल और मलबा उठा लिया था कि सुबह की सूरज की रोशनी को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। इसका चेहरा और बाजू बुरी तरह झुलस चुके थे और इसके दोनों कानों के पर्दे फट चुके थे। यामागुची मित्सुबिशी शिपयार्ड को देखकर चकरा कर रह गया था, जो कि इन धमाकों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी। इसने अपने साथी को वर्कर्स अकीरा इवाल्गा और कन्यूशी सातो को देखा, जो दोनों धमाकों में बच गए थे। एयर अटैक्स के शेल्टर में एक बेचैन रात गुजारने के बाद ये लोग 7 अगस्त को बेदार हुए और स्टेशन की तरफ रवाना हुए, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वो अभी तक काम कर रहा है। ये सफ़र इसके लिए बहुत दर्दनाक था। इसने चिलमिलाती आग, टूटी फूटी इमारतों और गलियों में फैली हुई जली हुई लाशें देखी। शहर के बहुत से पुल मुड़े हुए मलबे में तब्दील हो चुके थे और एक नदी क्रॉसिंग पर यामागुची ने लाशों को तैरते हुए देखा। स्टेशन पर पहुंचकर वो जले हुए और परेशान मुसाफिरों से भरी ट्रेन में सवार हुआ और अपने आबाई शहर नागासाकी के लिए रवाना हुआ। जब यामागुची ने अपने बीवी और बच्चे के पास वापस आया तो पूरी दुनिया की तवज्जो हिरोशिमा की तरफ हो गई थी। यामागुची 8 अगस्त को सुबह सवेरे नागासाकी पहुंचा और लंगड़ाकर अस्पताल पहुंच गया। इसका इलाज करने वाला डॉक्टर इसका साबिक हम जमात था, लेकिन यामागुची के चेहरों और हाथों पर सियाह जलने के निशानात इतने शदीद थे कि वो शख्स पहली बार में इसे पहचान ही नहीं सका और ना ही इसके घर वाले। जब वो इसके बाद घर वापस आया तो बुखार और पट्टियों में लिपटा था, तो इसकी माँ को लगा जैसे कोई भूत सामने आ गया हो। धमाके के 16 घंटे बाद सदर हैरी ट्रूमैन ने एक तकरीर की, जिसमें पहली बार एटम बम की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। बमबार ने पैसिफिक आइलैंड के B-29 नामी एक इनोला गैस से फ्लाइट ली थी और हिरोशिमा के टाइनेन आइलैंड से 1500 मील के फासले से लिटिल बॉय के नाम से हिरोशिमा पर बम छोड़ा था। इससे 80,000 अफराद फ़ौरन हलाक हो गए थे और इसके बाद हफ्तों में 10,000 मज़ीद हलाक हो जाने थे।
इतनी सख्त तकलीफ में होने के बावजूद यामागुची ने 9 अगस्त की सुबह खुद को बिस्तर से घसीट लिया और मित्सुबिशी के नागासाकी के ऑफिस में काम करने के लिए रिपोर्ट किया। 11 बजे के करीब इसने एक कंपनी के डायरेक्टर से मुलाकात की जिसने हिरोशिमा पर रिपोर्ट तलब की। इसने 6 अगस्त के सारे हालात और वाक़यात, अंधी रोशनी और कानों को बहरा करने वाली आवाज़ के बारे में बताया, लेकिन इसकी आला अफसरान ने इसे पागल कहा और कहा कि एक बम पूरे शहर को कैसे तबाह कर सकता है। यामागुची ने अपने आप को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक और सफ़ेदी चमक के साथ फटती हुई नजर आई। यामागुची ज़मीन पर गिरा और इस लहर ने इसके ऑफिस की खिड़कियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कमरा टूटे हुए शीशों और मलबे से भर गया था। इसने सोचा कि मशरूम का बादल हिरोशिमा से मेरा पीछा कर रहा है। इसने बाद में किसी को अखबार को यह बताया था। नागासाकी को निशाना बनाने वाला एटम बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज़्यादा ताकतवर था। यामागुची ने देखा कि इसका ऑफिस बर्बाद हो गया था। इसको पट्टियों की सूरत में उड़ा दिया गया था और कैंसर पैदा करने वाली रेडिएशन में इजाफा हुआ था, लेकिन वो निस्बतन महफूज निकला। 3 दिनों में दूसरी बार इसे एटमी धमाके के 2 मील के फासले पर होने की बदकिस्मती तो थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया था। ये इसके लिए बहुत खुश आइन बात थी। मित्सुबिशी इमारत के ढांचे से फरार होने के बाद यामागुची अपनी बीवी और बेटे को चेक करने के लिए बम से तबाहशुदा नागासाकी से गुजरा। इसे सबसे ज़्यादा खौफ इस वक्त हुआ जब इसने देखा कि इसके घर का एक हिस्सा मलबे का ढेर बन गया है, लेकिन इसे जल्दी पता चला कि दोनों को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। इसकी बीवी अपने शौहर के लिए जलने का मरहम ढूंढने निकली थी और जब धमाका हुआ तो वो और बच्चे ने एक सुरंग में पनाह ली। ये किस्मत का एक अजीब मोड़ था। कुदरत शायद यामागुची पर बहुत ज़्यादा ही मेहरबान थी। इसके बाद के दिनों में यामागुची की रेडिएशन की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इसके बाल झड़ गए, इसके बाजों के ज़ख्म नासूर बन गए और वो लगातार उल्टियाँ करने लगा। 15 अगस्त को जब जापान के शहंशाह हिरोशिमा ने एक रेडियो नशरियात में मुल्क के सरेंडर करने का ऐलान किया, तो जब वो भी अपने ख़ानदान के साथ बमों की पनाहगाह में पड़ा था। यामागुची ने बाद में टाइम्स को बताया कि मुझे इसके बारे में कोई एहसास नहीं था। मुझे ना ही अफसोस हुआ और ना ही खुशी। मैं बुखार से शदीद बीमार था, तकरीबन कुछ नहीं खाता था और ना ही पीता था। मुझे लगता था कि मैं शायद मरने वाला हूँ। फिर भी रेडिएशन के बहुत से मुतासरीन के बरक्स यामागुची आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब हो गए और निस्बतन मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगे। मित्सुबिशी ने मैं अपने इंजीनियरिंग कैरियर को दोबारा शुरू करने से पहले स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि सन 1950 की दहाई में इसके और उसकी बीवी के 2 और बच्चे भी पैदा हुए। ये दोनों लड़कियाँ थीं। वो अक्सर हिरोशिमा और नागासाकी की होलनाकियों को अपनी शायरी में शामिल करते थे। बाद में वो सन 2006 में न्यूयॉर्क गए और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपनी तकरीर में कहा कि 2 बार एटम बम धमाकों का तजर्बा करने और बच जाने के बाद इसके बारे में बात करना मेरा मुक़द्दर है। तकरीबन 165 लोगों ने दोनों हमलों का तजर्बा किया। फिर भी यामागुची वो वाहिद शख्स था जिसे जापानी हुकूमत ने सरकारी तौर पर निजो हिबाकोशा यानी 2 बार बम से बच जाने वाले शख्स के तौर पर तस्लीम किया। आखिरकार सन 2009 में उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया और वो 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अब तक की इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।